तो अब समय स्टार्ट हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसमें देखेंगे सबसे पहले कि 1599 में, आप यहाँ देख सकते हैं 1599 में एक कंपनी बनाएगी, मर्चेंट एडवेंचर्स ऑफ नाम की एक कंपनी बनाई गई, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, उसी कंपनी को बाद में 31 दिसंबर 1600 को महारानी के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया पर विशेष व्यापारिक अधिकार दिए गए। मतलब ये अधिकार वो थे कि अगले 15 वर्ष के लिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप सभी, कि 15 वर्ष के लिए अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1609 में, ठीक है, एक नवीन चार्टर पास किया गया, नवीन चार्टर पास किया गया। ठीक है, और इस चार्टर के द्वारा अनिश्चित काल तक, ठीक है बच्चों, हाँ, अनिश्चित काल तक, मतलब एक लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक, जब तक हमारे ये जो क्राउन है, महाराजा हैं या महारानी है, जब तक ये ना चाहे तब तक यह अधिकार हटाया नहीं जा सकता था। तो आप सभी को ध्यान देना है, 31 अक्टूबर 1600 को जो चार्टर आया, चार्टर मतलब एक आदेश पत्र है, ठीक है, जिसमें अधिकार थे कि यह कंपनी ईस्ट इंडिया में जाकर ब्रिटिश की तरफ से व्यापार करेगी। लेकिन 1609 में इसी एक नवीन चार्टर पारित किया गया है, उसमें केवल 15 वर्ष का समय था, 15 वर्ष का लाइसेंस था। फिर एक नवीन चार्टर इशू करके कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए, क्राउन ने अनिश्चित काल के लिए इनकी समय सीमा व्यापार की बढ़ा दी थी। तो यह भी एक मुख्य है, आपको जानना चाहिए। फिर अगर हम देखेंगे तो वास्तविकता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम और दक्षिण में अपने पैर कैसे जमाती है। मतलब गुजरात, सूरत, मुंबई के क्षेत्रों में, बॉम्बे के क्षेत्रों में, और दक्षिण में आप देखेंगे मद्रास के क्षेत्र में। इसके अलावा दूसरा फिर हमें देखना है कि बंगाल में उसके पैर कैसे जमते हैं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी भारत में थी, एक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों की स्थापना हम यहां पे देख लेंगे, लेकिन इनको जो मेन एनर्जी जहां से मिलती है वो था फारूक सियार का फरमान। तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन पे चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट है जो इस क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि इससे पहले का है, जब कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि 1600 में चार्टर आ गया है, लेकिन बच्चों 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो हैं, ठीक है, कैप्टन शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है कप्तान की जगह इनके साथ में। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो भारत आते हैं। ठीक है, और ये भारत आकर सीधे जाते हैं जहांगीर से मिलने। ठीक है, हाँ, जहांगीर से मिलने जाते हैं। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे। जब ये जहांगीर से मिलने जाते हैं तो उस समय जहांगीर सूरत में होते हैं। ठीक है बच्चों, कहां पे रहते हैं? सूरत में। और जहांगीर इनसे काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस हैं इनको फारसी भाषा जो है, ठीक है, इनको जो फारसी भाषा है उसका ज्ञान बहुत अच्छा था, उससे काफी इंप्रेस होते हैं कैप्टन हॉकिंस से। कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने इनको आगरा में ही इतने प्रसन्न हुए, बादशाह है भाई, आगरा में ही 400 का मनसब, ठीक है, मनसब हम सभी को मालूम है, ठीक है, और जागीर प्रदान की कि भाई आगरा में बस जाओ। ठीक है, और इनकी करीबी जहांगीर से देखकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन कुछ लोगों में आप समझ चुके होंगे, वह व्यक्ति थे पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने क्या किया कि हॉकिंस के खिलाफ में जहांगीर के कान भरे। ठीक है, तो जब जहांगीर के कान भरे तो जहांगीर ने जो कारखाना स्थापित करने की सूरत में परमिशन दी थी उसे मना कर दिया, और हॉकिंस से बोला आप जल्दी से यहां से निकल लें। हॉकिंस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। हॉकिंस ने 1612 में, ठीक है, यह बात जब थॉमस बेस्ट को बताई तो थॉमस बेस्ट की मदद से, या थॉमस बेस्ट ने ही, ठीक है, पुर्तगाल के जहाजी बेड़ों को हरा दिया।
जहाजी बेड़ों को हराया गुजरात में। और जब ये हराया उनके जहाजी बेड़ों को, तो इस चीज ने जहांगीर के ऊपर एक बार फिर से प्रभाव डाला। और फिर जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया, और इस फरमान के द्वारा ही सूरत में, ठीक है, सूरत में जो प्रथम कारखाना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह स्थापित होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, प्रथम कारखाना स्थापित होता है। इसी कारखाने के स्थापित होने के बाद में अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर 1613 है कि 1611 मसूलीपट्टनम का है। जब पुर्तगालियों के भड़काने पर कैप्टन हॉकिंस के साथ में जहांगीर के व्यवहार खराब हो गए, तो फिर जब यह बिल्कुल सिद्ध हो गया कि अभी गुजरात में तो सूरत में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती, इसलिए पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। ठीक है जी हां, तो 1611 में, जिसे हम अस्थायी कारखाने के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, और बेसिक पॉइंट है जो आपको समझ में आना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1608 में आपके हॉकिंस, 1612 में थॉमस बेस्ट का पुर्तगालियों को हराना, जिससे जहांगीर काफी इंप्रेस हुए। 1613 में फरमान, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री, और 1611 में इसी बीच में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी भी स्थापित कर दी जा चुकी थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा 1615 में, ठीक है, थॉमस रो, कुछ किताबों में टॉमस लिखा है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। अब यह एक राजदूत बनकर आए थे जेम्स प्रथम के, ठीक है, राजदूत बनकर आए थे। और ये जब आते हैं तब जहांगीर अजमेर में थे, तो याद रखेंगे यहां पे अजमेर में थे और यहां पे सूरत में थे जब हॉकिंस आया था, लेकिन मिले दोनों जहांगीर के दरबार में ही थे, लेकिन स्थान अलग अलग थे। इस बात को थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक जी। हाँ, चलिए अब देखेंगे कि थॉमस रो को क्या परमिशन मिली। तो थॉमस रो को दुर्गीकरण की परमिशन मिली। ठीक है बच्चों, दुर्गीकरण मतलब किलेबंदी। ठीक है, हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं किलेबंदी की परमिशन का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए भारत है, भारत में कोई विदेशी है, वह विदेशी सरकार है, वह अपने अलग क्षेत्र बना रही है, वहां पे बाकी लोगों को जाने से मना कर रही है। तो ये हमारी संप्रभुता पर एक प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा करता है। तो हमारी संप्रभुता तब तक हमारे पास है जब तक सारे अधिकार हमारे हैं। इसी अधिकार को अगर कोई और आ रहा है, अपना घर बना रहा है, कोई कंपनी आके कोई इंडस्ट्री लगा रही है, तो वो हमसे परमिशन ले, ताकि हमारी संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो परमिशन लेने का कार्य जो था वो थॉमस रो ने भली भांति किया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये शुरुआती कुछ फैक्ट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। इसी बीच में अब हम चलेंगे और एक एक करके पश्चिम और दक्षिण में कैसे ब्रिटिश ने पैर जमाया, बंगाल के क्षेत्रों में ब्रिटिश ने कैसे अपने पैर जमाए, और फारूक सियार के जो फरमान थे, इन पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पश्चिम और दक्षिण में पैर कैसे जमाया गया। तो 1611 में आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, कारखाना स्थापित किया गया। 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में कारखाना स्थापित हुआ। तो जो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो बच्चों अभी हम लोग इन क्षेत्रों की, ठीक है, और इन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिमी क्षेत्र, ये हो गया हमारा दक्षिणी क्षेत्र। क्लियर है? हाँ, जहां पे बॉम्बे, यहां से आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण शुरू हो गया और यहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण शुरू हो गया।
तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको समझने में। 1615 में सर थॉमस रो ने राजा जेम्स के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार का दौरा किया था, जो भी मैंने आपको बताया। उन्हें आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच में कारखाने लगाने की अनुमति मिली और साथ में इसका ये दुर्गीकरण भी कर सकते थे। ठीक है, हाँ, किलेबंदी भी कर सकते थे। 1688 मतलब 1688 में बंबई को केवल 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया। जैसा आप सभी को मालूम है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह प्रिंस चार्ल्स से, जो कि इंग्लैंड में उनके साथ में विवाह हुआ। उसमें दहेज के स्वरूप में मुंबई जो थी, बॉम्बे, पुराना नाम जिसका बॉम्बे है, उसे दे दिया गया। किसको? ब्रिटिश को। और ब्रिटिश, जो कि उनको मालूम था कि ब्रिटिश उस समय जो राजघराना शाही परिवार है इंग्लैंड में है, उसके लिए बॉम्बे अगर किसी प्रकार से कार्य आ सकता था तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसका पूरा उपयोग करे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र बच्चों 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पे दे दिया गया। बोला गया भाई साहब बस आप 10 पाउंड वार्षिक देना, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, 1687 में ही, ठीक है, जो पश्चिमी प्रेसिडेंसी जो है उसका जो मुख्यालय है वो सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अब जब समझेंगे, बंबई मिला लेकिन उसके पहले ही सूरत से बंबई जो स्थापना है वो कर दी गई थी और वही बॉम्बे आगे चलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से डेवलप हुई। तो याद रखना, पहले ब्रिटिश जो थे सूरत में मजबूत थे, बाद में या बॉम्बे में आए 1687 के करीब, 1688 में बॉम्बे इनके पूरी तरीके से अधीन में भी आ गया। उस समय एक स्वर्ण फरमान जारी हुआ जिनमें 500 पैगोडा के वार्षिक भुगतान पर, पैगोडा एक ऐसी करेंसी जिसे डच ने शुरू किया था भारत में, के वार्षिक भुगतान पर गोलकोंडा बंदरगाह पर मुक्त व्यापार की अनुमति देना। देख रहे हैं, तो गोलकोंडा के बंदरगाह पर 500 पैगोडा के वार्षिक भुगतान पर एक स्वर्ण फरमान आया कि भाई गोलकोंडा के राजा ने दिया कि भाई आप हमारे यहां पे मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मतलब टोल फ्री ट्रेड। ठीक है, मतलब आपसे किसी भी प्रकार की कोई चुंगी नहीं ली जाएगी। देख रहे हो विनोद? ठीक है, विनोद तो मालूम है ना बच्चों? हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं ली जाएगी, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब आवागमन कर नहीं लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा देखेंगे, 1639 में चंद्रगिरी के शासक ने मद्रास में एक कारखाने की किलेबंदी करने की अनुमति दे दी। तो चंद्रगिरी के शासक से जो किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसी के द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज को स्थापित किया गया। यह वह किला है जो आगे चलकर अंग्रेजों का दक्षिण में मुख्यालय बनेगा, जिसे हम मद्रास प्रेसिडेंसी के राजधानी मतलब केंद्र के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज यहां पे आ गया, बॉम्बे भी बन गया और मद्रास भी बन गया। इस प्रकार से ब्रिटिश ने अपने पैर बॉम्बे और मद्रास में जमाए थे। ठीक है, तो ये तो समरी क्लास है, पूरी अच्छे से याद हो जाएगा मेन फैक्ट। ठीक है, उसके बाद में एक आपकी डिटेल क्लास भी लेकर आऊंगा जहां पे और भी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर ये क्लास आपने कर ली तो इतिहास में आपको किसी भी एग्जाम में समस्याएं नहीं आएंगी। मैं इतना आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके चलूंगा ताकि आप भूले भी ना। एक बच्चा पढ़ते समय कब भूलता है? जब उसने या तो कनेक्ट करके नहीं पढ़ा या तो बार बार दोहराया नहीं। आप नहीं दोहराएंगे, हम महीने 2 महीने में एक बार दोहराएंगे तो भी मैं आपको बताता हूं इसको बहुत अच्छे से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा। ठीक है जी हाँ, कोशिश तो है 12 घंटे में कवर करने की, देखते हैं कब तक खत्म होती है, पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट आप देखेंगे बंगाल में कैसे ब्रिटिश ने अपने पैर जमाए। अब बच्चों जब मैं बंगाल की बात करूं तो 1651 में, ठीक है, शुरुआत होती है 1651 में। शाह सूजा बंगाल के सूबेदार थे। इन्होंने 3000 रुपए वार्षिक भुगतान पर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। बोला आओ 3000 रुपए सालाना देना, वार्षिक देना, व्यापार करो। अंग्रेजों ने तुरंत हुगली में कारखाना स्थापित कर दिया 1651 में, और हुगली के साथ साथ कासिम बाजार, पटना,
राजमहल, इन जगहों पे भी इन्होंने अपने व्यापार शुरू कर दिए, व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। उसी समय विलियम हेजेज बंगाल में कंपनी के पहले एजेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए और शाइस्ता खान अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल गवर्नर थे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे अंग्रेजों ने थाना पूर्वी मिदनापुर, बालासोर में मुगल किलेबंदी में शाही किलों पर कब्जा कर लिया। अब ये कहानी थोड़ी सी अद्भुत है। कहानी ये थी बच्चों कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहां पे कि अंग्रेज जो थे धीरे धीरे उनकी जो पावर थी वो बढ़ रही थी। अचानक से भगवान जाने उन्होंने कौन सा नशा किया था कि उनको एक पल के लिए लगा कि भाई हम तो सर्वशक्तिमान हो गए इस क्षेत्र में और हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में खासकर मिदनापुर, बालासोर में किलेबंदी कर दी। ठीक है, मतलब सॉरी अटैक कर दिया। ठीक है, और कब्जा कर लिया। अब ये खबर जैसी ही पता चली औरंगजेब को, बिकॉज औरंगजेब तो उस समय राजधानी में था, मतलब पापा जिंदा है, पापा अपनी सेना को भेजते हैं और ब्रिटिश को पूरे बंगाल से उठाकर फेंक दिया जाता है एक ज्वार भाटा वाले द्वीप पे, बंगाल की खाड़ी में। ब्रिटिश जान बचाते हुए उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां कुछ समय बाद पानी गले तक भर जाता है, फिर पानी चला जाता है। तो ज्वार भाटा वाले द्वीप पे ब्रिटिश को रहना पड़ा। औरंगजेब इतना गुस्सा हो चुका था, फिर बाद में इन्होंने औरंगजेब से क्षमा मांगी। आए बोले आई एम सॉरी पापा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी पापा। औरंगजेब ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जुर्माना लगाएंगे और फिर आपको आने देंगे। जुर्माना दिया और ये लोग फिर से इंटर कर गए। ना एक समय था जब ब्रिटिश बंगाल से तो साफी हो गए थे। ठीक है जी हाँ, 1691 में अंग्रेजों को 3000 रुपए प्रतिवर्ष के भुगतान पर अनिश्चित काल के लिए अपना व्यापार करने का एक फरमान प्राप्त हुआ। देखिए केवल बंगाल में है, क्लियर है। हाँ, 1691 में 3000 का, और 1698 में अंग्रेजों ने 1200 रुपए के भुगतान पर सूतनाती, ये सूतनाती है, गोविंदपुर या गोविंदगढ़ और कालीकाता, ये 3 जगह हैं। ठीक है, इन 3 जगहों की जमींदारी पे अधिकार हासिल कर लिया। अभी जो अधिकार था बच्चों यहां पे याद रखेंगे, ये अधिकार इनको इब्राहिम खान से मिला था। उस समय जमींदार थे इब्राहिम खान। ठीक है, इब्राहिम खान ये जमींदार थे। तो उसके बाद ये तीनों जब गांव इनके पास में आ गए, या तीनों जमींदारी इनके पास में आ गई, इन तीनों जमींदारी को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता नाम का शहर बसाया। और इसी तीनों जमींदारी को मिलाकर इसमें सूतनाती है, यहीं पे फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। तो वास्तविकता में जो कलकत्ता शहर है वो 3 जमींदारी पे है, जो ब्रिटिश ने 1698 में प्राप्त किया था इब्राहिम खान से। और फिर उसी सूतनाती में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, जहां पे आगे चलकर सर चार्ल्स आयर जो थे पहले अध्यक्ष के रूप में पूर्वी प्रेसिडेंसी कलकत्ता की सीट भी या बनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, वैसे अगर मैं बताऊं आपको एक कंफ्यूजन होगा, बच्चे काफी पूछते हैं यहाँ पे, पहला नगर पालिका मद्रास को बनाया था अंग्रेजों ने। जी हाँ, यहां पे तो प्रेसिडेंसी दी है, किला बनाया है, और पूर्वी प्रेसिडेंसी के रूप में फोर्ट विलियम को केंद्र बनाया गया। तो अभी आपने देखा मद्रास भी हमारे सामने आ गई, हमारे सामने बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बन गई, और अब हम लोगों ने कलकत्ता मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी है। बंगाल के बारे में तो यह भी कहावत है, या बंगाल के लोग कहते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो इतिहास में जो मतलब बंगाल में जो आज होता है भारत में कल होता है। जी हाँ, ब्रिटिश की जितनी नीतियां आई, चाहे वो शोषणकारी हो चाहे सुधारवादी हो, पहले बंगाल में आई, फिर भारत के दूसरे कोनों में गई। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो बंगाल का क्षेत्र उस समय भारत में आने वाली किसी भी नीतियों में अग्रदूत के रूप में था। सबसे पहले ब्रिटिश की सारी नीतियां, चाहे जमींदारी प्रथा हो, ठीक है, चाहे कोई और चीज हो, वहीं पे स्थापित की गई। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे। तो यहां तक हम लोगों का एक क्लियरिटी आ गया है कि भाई हम कैसे तीनों प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ।
अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फारूक सियार का फरमान आखिर किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईंधन देगा जिससे यह आगे चलकर खूब बड़े स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कमाएंगे पहले, फिर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इसी फरमान के कारण बंगाल में युद्ध भी होगा और यही फरमान जो इनकी शक्ति है और इनसे जो इनको आय हुई, उस आय से कैसे दक्षिण में पैसा लगाकर दक्षिण में मैसूर और फिर आपके पश्चिम क्षेत्र में मराठों को ये हराएंगे। तो शुरुआत तो हो चुकी है, ठीक है। इतिहास में धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं और करीब आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फारूक सियार। 1708 में ब्रिटिश ताज ने यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट के शीर्षक के तहत दो कंपनियां थी, एक और कंपनी थी, इन दोनों कंपनियों को मिला दिया और इनको भारत में व्यापार का अधिकार तो था ही। फिर क्या हुआ कि जॉन सुरमन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक मिनट बच्चों, जॉन सुरमन, इसने इलाज किया, ठीक है, खासकर किनका, आपके फारूक सियार का। उनको किसी प्रकार की बीमारी थी, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बीमारी यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे जॉन सुरमन जो हैं, इनकी सेवा से जब बोला जाता है कि ये ठीक होने लगे और काफी हद तक ठीक हो गए, तो 1715 में इन्होंने एक फरमान जो 1717 में इनको मिला, इसीलिए डेट अगर आप देखोगे तो 1717 के फारूक सियार के फरमान के रूप में जाना जाता है। उस फरमान में 3 फरमान जारी हुए थे, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि इस फरमान में था क्या, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे में सिक्के ढाले जाने लगे और पूरे देश में वितरित किए गए, तो सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। बंगाल में कंपनी द्वारा निर्यात और आयात पर सीमा शुल्क रुपए के भुगतान पर छूट दी गई थी। 3000 रुपए, ये यहां पे लिखा होगा, 3000 रुपए के भुगतान पर छूट दी गई थी। दस्तक परिवहन उद्देश्यों के लिए जारी किए गए थे और जो दस्तक था वो परिवहन के उद्देश्य के लिए जारी किए गए, ठीक है। मतलब बोला गया कि भाई आप जाओगे, व्यापार करोगे, जहां जहां टैक्स लगता वहां कोई पूछेगा कि भाई साहब टैक्स दीजिए, तो वहां पे आप एक दस्तक दिखा दोगे और दस्तक दिखा के आप बिना टैक्स दिए निकल जाओगे, ये हम आपको छूट देते हैं। लेकिन केवल कंपनी के वस्तुओं पर, कंपनी के अधिकारियों के पर्सनल गुड्स पे नहीं, ठीक है, केवल कंपनी के वस्तुओं पर था। मान लो मैं कंपनी का अधिकारी हूं, मैं अपने निजी लाभ के लिए किसी वस्तु को खरीद रहा हूं या ले जा रहा हूं, तो मैं इस पे दस्तक का प्रयोग नहीं कर सकता था। मैं निजी, अपने किसी भी निजी रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। इसका प्रयोग केवल कंपनी की वस्तुओं के लिए होगा। लेकिन अधिकारियों के द्वारा हम सभी को मालूम है कि बंगाल में इसका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने अपने वस्तुओं तक तो ठीक था, दूसरे भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक का फायदा देने लगे कुछ पैसे लेकर। इससे बंगाल के राजस्व में बहुत गिरावट आई। आएंगे, बात करेंगे शोषण की उस कहानी की, पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने उसी पॉइंट से। ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपए के वार्षिक भुगतान पर सूरत में सभी शुल्क लगाने से छूट दी गई। देखिए, 3000 रुपए बंगाल में दोगे तो आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा, चुंगी कर, ठीक है। हाँ, और 10,000 रुपए अगर तुम सूरत में दोगे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, किसी भी प्रकार का टैक्स आपको छूट मिल जाएगी। तो 10,000 सूरत में, तो इसीलिए इसको सूरत मतलब गुजरात, बंगाल और हैदराबाद में भी इनको परमिशन मिली थी। इस प्रकार से कंपनी का जो व्यापार था, ठीक है, हाँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे 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 बढ़ता गया और ऊंचाइयों की ओर चलता गया। जी हाँ, अब देखते हैं आगे कि अब कौन सा मोड़ आता है हमारे इस इतिहास में। तो सबसे पहला मोड़ जब आया, जब कंपनी को फरमान या बंगाल में ये अधिकार मिला, तो बंगाल में इसका मिसयूज करना इन लोगों ने शुरू किया। मिसयूज मतलब गलत प्रकार से प्रयोग। प्रयोग कैसे, जैसे मैंने बताया, पहला दस्तक का दुरुपयोग क्या था, कंपनी के अधिकारी
अपनी खुद की वस्तुओं के व्यापार पे भी दस्तक का प्रयोग करते थे, जिससे बंगाल के राजस्व को हानि हुई। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने भारतीय व्यापारियों को भी कुछ रुपए में दस्तक प्रदान करना शुरू किया, या दस्तक के माध्यम से कंपनी के गुड्स बताकर, कंपनी की वस्तुएं बताकर उनकी वस्तुओं को भी निकाल दिया। इससे बंगाल के राजस्व में लगातार गिरावट आ रही थी। उसी समय भगवान ने दूसरी तरफ भी आशीर्वाद दे दिया और बंगाल का एक शासक बनता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक ऐसा व्यक्तित्व है या ऐसा किरदार है इतिहास में जो 1756 में बनता तो है बंगाल का नवाब, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से अगर आप देखेंगे तो गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, कोई देख के हंस दे तो बुरा लग जाता था उसको। इल टेम्पर्ड कहते हैं उसे, ठीक है। हाँ, जो चिढ़ने लगता हो, कोई बोल दे अरे हंस दे कस के, तो बोले हम पे ही हंस रहा है, चिढ़ने लग जाता हो। जी हाँ, ये एक प्रकार की बीमारी है जो सिराजुद्दौला को थी। वही बन गया था उस समय नवाब, और ब्रिटिश कर रहे थे दुरुपयोग। तो दोनों पक्ष अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। इन दोनों पक्ष के आमने सामने खड़े होने पे इतिहास ने एक अजब मोड़ लिया। उस मोड़ को हम पलासी और बाद में बक्सर के युद्ध के रूप में जानते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पर अपनी विजय जो थी वो प्राप्त की। तो बंगाल पे विजय प्राप्त करने के लिए 1757 का पलासी का युद्ध, मीर कासिम और 1760 की संधि पढ़ेंगे, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, और फिर इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन भी पढ़ेंगे जो 1765 में हुआ। और द्वैध शासन बंगाल में केवल 72 तक चला, 1772 तक। फिर इसे वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया था। तो ये 4 पॉइंट है हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट है। कलम पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, जबरदस्त पढ़ेंगे और जबरदस्त इसको करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो इसमें आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं तो यहां पे देखिए आपको क्या मिलता है, पलासी का युद्ध। लेकिन पलासी के युद्ध के पहले जहां तक मुझे लगता है कि एक चीज तो आपसे चर्चा करनी ही चाहिए। वो जो चर्चा है वो किसी खास चीज पे है, मतलब सिराजुद्दौला के बारे में। क्लियर? हाँ, देखेंगे सिराजुद्दौला ये बन गया था नवाब। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो इसका विरोध कुछ लोगों ने किया। सबसे पहला जो विरोध इनका हुआ, इनकी मौसी घसीटी बेगम ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं विरोध में कौन कौन था। तो सबसे पहला नाम आएगा घसीटी बेगम। ये मौसी थी, देख रहे हो, मौसी भी ऐसी हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा शौकत जंग। ये चचेरे भाई थे। ठीक है, शौकत जंग। शौकत जंग ये चचेरे भाई थे, और शायद आप सभी को मालूम भी होगा, मे बी। ठीक है, पूर्णिया के ये नवाब थे उस समय, शौकत जंग। और फिर मीर जाफर थे इनके विरोध में। अब आप बोलोगे सर मीर जाफर तो बाद में विरोध में जाएगा ना। नहीं भाई, कहानी की शुरुआत हो चुकी है। मीर जाफर को हटाकर इन्होंने मीर मदान को ठीक है क्या बनाया था? मीर मदान को इन्होंने बख्शी बनाया था, मतलब कमांडर इन चीफ, सेनापति का पद दिया था। क्लियर है? हाँ। उसके बाद फिर देखेंगे मीर जाफर इस वजह से नाराज था काफी ज्यादा। फिर जगत सेठ राय दुर्लभ, अमीर चंद, ठीक है, जगत सेठ नाम में ही सेठ है, राय दुर्लभ, जमींदार वर्ग, सेठ वर्ग,
ठीक है, अमीर चंद, ठीक है, और राजवल्लभ, ये ढाका से थे। तो ये इतने लोग थे जो विरोध में थे। मीर जाफर क्यों था आपको मालूम है? क्योंकि उसको हटाकर इन्होंने अपने खास आदमी मीर मदान को बैठाया था, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इतने लोग सिराजुद्दौला के विरोध में थे। अब कहानी की जो शुरुआत है वो कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। पलासी का एक युद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। पलासी के युद्ध में एक खास इंसिडेंट हुआ युद्ध के पहले, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल त्रासदी। यह 1756 में हुआ। इतिहास में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत ही छोटे कमरे में, मतलब इतिहास कहता है कि अगर भाई छोटा कमरा है तो कितना छोटा होगा भाई, 146 आदमी तो आए होंगे, ठीक है। तो बोला जाता है कि नहीं भाई, इसकी जो लंबाई थी कमरे की, ठीक है, हाँ, ये करीब थी 14 फुट, नहीं 18 फुट, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई थी कमरे की, ये करीब 14 फुट 10 इंच थी। अब बताइए भाई साहब, इतने बड़े कमरे में 146 आदमी कैसे आएंगे? सिराजुद्दौला मतलब इतना मोटिवेशन कैसे लाया था कि इन लोग को भर भर के अंदर रख देना है, बताइए। क्लियर है? बंद किया जिसमें 123 की दम घुटने से मौत हो गई, और बच के निकले थे 23 में खुद एक व्यक्ति हॉलवेल जो था, जो इसमें बंद था, उसने सारी जानकारी जो थी वो दी। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये घटना जो है इस पे बहुत ही डिबेट का मुद्दा है ये, और डिबेट हुई है। क्यों? क्योंकि उसी समय एक इतिहासकार थे जो समकालीन इतिहासकार थे, गुलाम हुसैन साहब। गुलाम हुसैन साहब का एक लिटरेचर है, ठीक है। उस लिटरेचर का नाम मैं आपको यहां पे लिखना चाहूंगा ताकि आप सभी को मालूम चले। क्लियर है? सियार उल मुत्खेरिन। बच्चों ये जो सियार उल मुत्खेरिन है, इसमें गुलाम हुसैन साहब ने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। ये तो मीर कासिम के कंटेम्परेरी समकालीन थे, मीर जाफर मीर कासिम के। भाई साहब कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया। तो जब समकालीन इतिहासकार इतनी बड़ी घटना को छोड़ देता है, जो कि इतिहासकार है, और इतिहास में बीते हुए समय की जितनी भी चीजें हाईलाइटेड है, जितनी भी चीजें प्रमुख मुद्दे हैं, सबको लिखना पड़ता है। जब एक इतिहासकार इतनी बड़ी चीज को छोड़ सकता है तो कहीं ना कहीं उसे झुटलाया भी जा सकता है। इसी आधार पे लोग मानते हैं कि ब्लैक होल ट्राजेडी नहीं हुई, लेकिन हॉलवेल बेचारा बोल रहा था कि 23 लोग निकले, जिसमें एक ये और 22 लोग और। अब इनकी बात मान ले अपने इतिहासकार की, तो अपने इतिहासकार की मानेंगे, समय बदल रहा है, ठीक है, अच्छे दिन आ रहे हैं। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। अब जब प्लासी का युद्ध क्या हुआ, उसके पहले कुछ और चीजें थी, मैं आपको कनेक्ट कर दूं स्टोरी में, क्योंकि समरी है लेकिन मैं नहीं चाहता कुछ छोड़ू। तो हुआ क्या कि इस युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण में जीतकर कर्नाटक का युद्ध उत्तर में आ गया। उसने जनता से कहना शुरू किया, क्या दयनीय मतलब परिस्थिति हमारी आ गई, किस प्रकार का तुम्हारा क्रूड शासक है, ठीक है, किस प्रकार का, मतलब जो भी बुरा भला बोलना चाहा, सिराजुद्दौला को बोला कि जिसने बच्चों को, महिलाओं को, सबको तहखाने में बंद कर दिया था जहां उनकी हत्या हो गई। वास्तविकता यह थी कि सैनिक तो गए थे, जब ये किलेबंदी कर रहे थे सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद, तो सैनिकों ने अटैक किया था। फिर जब सिराजुद्दौला ने देखा कि मामला काफी बिगड़ चुका है और मैं काफी बदनाम हो रहा हूं, तो उसने इनके साथ में एक अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि में इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों पे बात हुई, ठीक है। मैं आपको यहां पे लिख ही देता हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ लिख लेंगे बच्चों, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड।
अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। बच्चों जो ये अलीनगर की संधि थी, इसमें सबसे पहला जो कलकत्ता जो क्षेत्र है, कलकत्ता में जो क्षेत्र है, मतलब किलेबंदी है, किलेबंदी, ठीक है, हाँ, वो उसकी स्वीकृति दी गई, बोला जाओ भैया फोर्ट विलियम तुम कर लो। दूसरा, पूर्व की तरह व्यापार स्थिति, मतलब बोला भाई तुम ले लो भाई, तुम दस्तक का प्रयोग, मतलब वो सॉरी, व्यापार की स्थिति पूर्व की तरह हो गई, तुम व्यापार करते रहो, हम रोकेंगे नहीं। और तीसरा, क्षतिपूर्ति, और सिराजुद्दौला ने बोला जो इस युद्ध में तुम्हारी क्षतिपूर्ति हुई है भाई साहब, ये भी हम तुम्हें कर देंगे। अलीनगर की संधि काफी पक्ष में थी, ब्रिटिश के पक्ष में थी, लेकिन मालूम न क्यों रॉबर्ट क्लाइव रातों रात बदल गया। उसने सोचा कि जब इतनी बात हो गई है और इसके खिलाफ में काफी लोग हैं, तो क्यों ना मैं इतने कम में क्यों मानूं। महत्वाकांक्षा बढ़ गई, जैसे अभी दक्षिण में ड्यूप्ले की बढ़ी थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तो महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ गई। इनकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा के कारण ही ये चंद्रनगर पे पहले अटैक करते हुए आगे बढ़े, ठीक है, चंद्रनगर पे अटैक किया, मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, जितने धोखेबाज थे सबको अपनी तरफ मिला लिया, मीर जाफर से वादा किया कि भाई साहब तुमको नवाब बनाएंगे, बाकी लोगों को भी कुछ पैसे का वादा किया गया। बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि मीर सिराजुद्दौला को बंगाल के सेठ और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बेच दिया, ठीक है, मतलब प्लानिंग हो गई है, सबके अपने अपने लाभ दिख रहे हैं। चंद्रनगर पे अटैक हुआ, पलासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और आमने सामने जो सेना खड़ी है, अचानक से उसमें से जितने भी लोग थे, मतलब मीर जाफर था, राय दुर्लभ थे, ये सभी लोग दिख जाता है कि ये सभी लोग मिल चुके हैं। अब सिराजुद्दौला का साथ देने वाले केवल दो लोग थे, एक मीर मदान था जिसे इन्होंने सेनापति बनाया था, किसको हटाकर, बख्शी बनाया था, मीर बख्शी, हटाकर किसको, मीर जाफर को, और एक मीर मोहन थे जो पेशेकर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती थी। इन दोनों ने बोला कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं नवाब, आप मुर्शिदाबाद की ओर निकलो, यहां तो हमारे साथ गेम हो गया है। महाराज मुर्शिदाबाद की ओर निकल रहे थे, वहीं रास्ते में मुर्शिदाबाद के थोड़ा पहले ही मीरान ने, मीर जाफर का जो बेटा है, उसने हत्या कर दी थी सिराजुद्दौला की, और इस प्रकार से सिराजुद्दौला जो हैं वो एक हिसाब से एक चैप्टर जो है इतिहास में, एक जो समय काल था वह खत्म होता है। और इसी समय काल के बाद में अंग्रेजों ने फिर अपने पैर जमा लिए, और जिसे हम पलासी के युद्ध के रूप में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव गद्दार, मीर जाफर, राय दुर्लभ, ठीक है, जगत सेठ, ओमी चंद, ठीक है, से गुप्त गठबंधन किया। क्लियर है, इसी में लिखा हुआ है बदले में कंपनी को उसकी सेवाओं को पुरस्कृत करेगा, मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, मीर जाफर कंपनी को कुछ देंगे। सिराजुद्दौला की हत्या हो गई है, मीरान ने की है, मीरान, क्लियर है, उन्होंने अंग्रेजों को बड़ी रकम और 24 परगना की जमींदारी दी। दिख रहा है बच्चों, 24 परगना की जमींदारी एक बहुत बड़ी रकम दी थी अंग्रेजों को, ठीक है जी हाँ। और प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व यह है कि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। देखिए कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है यहीं से, ठीक है। इसे भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक बिंदु माना गया है। क्लियर है, ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक बिंदु। और इस लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेजों के सैन्य वर्चस्व को स्थापित कर दिया। अब आपको लगेगा इसमें सेना तो लड़ी नहीं, फिक्सिंग हुई, जी हां, लेकिन इससे जो इनकम और आय हुई उससे इनकी शक्ति तो बढ़ गई थी। प्लासी का युद्ध भले ही एक गठबंधन का परिणाम रहा हो, गुप्त गठबंधन का, विश्वासघात का, धोखेबाजी का, लेकिन बक्सर के युद्ध में खुले रूप से सेनाएं लड़ेंगी। एक तरफ संयुक्त सेना होगी और एक तरफ ब्रिटिश की सेना होगी अकेले, और जब ये लड़ेंगे तो तबाही मचा देंगे। तब दिखेगा कि इनकी सेना में कितनी दम है, क्योंकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अगर प्लासी ये ना जीते होते तो इतना पैसा ना कमा पाते जिससे इतनी बड़ी आर्मी रख पाते, जिस आर्मी से बक्सर का युद्ध जीतना संभव हुआ। क्योंकि बक्सर के युद्ध में इन्होंने शाह आलम
मुगल बादशाह शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, इनको हराना संभव हो पाया। इतिहास के इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर नवाब बन चुका है, 24 परगना और एक बड़ी रकम दे चुका है। मीर जाफर को इन्होंने अलग अलग प्रकार से लूटा। कोई भी आता जाता था, कहता था अरे सलाम वालेकुम नवाब साहब, बस मैं इधी से निकल रहा था, सोचा आप क्या बोले। बोले हाँ भाई हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले वो जाते जाते कुछ तो मिलेगा। भाई साहब कुछ अंग्रेजों ने तो यहां तक लिखा है इतिहास की किताबों में कि बोला कि ये तो सोने का भरा बोरा है, इसे जितना लूटना लूट लो। किसे? मीर जाफर को। मीर जाफर को सच में बहुत लूटा। ठीक है, आगे देखेंगे मीर कासिम 1760 की संधि। अब जो मीर जाफर था ये डचों के करीब, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया बेदरा के युद्ध की बात, ये डचों के करीब जाने लगा था। और मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, इनके मध्य में कंपनी के बीच में 1760 में एक संधि हुई, जिससे हम 1760 की संधि या बंगाल की क्रांति के रूप में जानते हैं। बंगाल क्रांति के रूप में। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था? उस समय वेंसीटाट थे गवर्नर, वेंसीटाट। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद में। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आएगा, जैसे वास्को डी गामा 2 बार आया, तो रॉबर्ट क्लाइव अभी 2 बार आएगा। अभी वेंसीटाट है। जैसे खबर लगी कि मीर जाफर जो है वह अब नाखुश है, वह अपने रूप बदल रहा है, अब इतना अच्छा सोने का बोरा कौन जाने देता, तो वेंसीटाट ने मीर कासिम के साथ में एक, यह भी गुप्त गठबंधन ही था सबसे पहले, किया और बोला कि हम तुम्हें मीर जाफर से धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इलाके दिलवाने लगेंगे, तुम उन क्षेत्रों को अपने पास रखते चले जाना, मीर जाफर नाम का हो जाएगा, पूरा अधिकार तुम्हारा होगा। ये बात मीर जाफर से बोली, मीर जाफर ने रिजाइन कर दिया, बोला नहीं भाई नाम का नहीं होना है। भाई कहां मीर जाफर के दामाद है, कहां ससुर जी, कहां दामाद, समझ रहे हो? अब ससुर जी दामाद की मतलब दामाद रूल करे, ससुर जी नाम क्यों, मतलब ससुर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, ससुर जी ने बोला कि हटो, खत्म करो। ठीक है, अब यहां से ठीक है इन्हीं का शासन होगा भाई साहब, यही आगे काम करें, मैं तो रिजाइन करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं साइड हो जाता हूं। मीर कासिम को लेकर इतिहासकार कहते हैं भाई साहब लेखा जोखा में ये 100% जो था पक्का इंसान था, मतलब इसका हिसाब बहुत पक्का होता था। जी हां, अब मीर कासिम जो है उसने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव जिले को सौंपने से सहमत हो गया। तभी बनाया गया था इसको नवाब, और बोला कि जो राशि मीर जाफर ने नहीं दिया है, मीर जाफर ने कुछ पैसे देने से मना किए, तो उसी बकाया राशि को यह देगा। उसने बकाया राशि भी भुगतान कर दिया। सिलहट में चूने का जो चूनम व्यापार है उसमें कंपनी को आधा हिस्सा दे दिया। मीर कासिम ने दक्षिण भारत में, कंपनी दक्षिण में युद्ध लड़ रही है मैसूर के साथ में, और उसके खर्चे के लिए पैसा दिया। समझ रहे कितना? 5 लाख रुपए। इसके अलावा यह तय हुआ कि मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन हैं और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त हैं। देखो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन इसमें एक और चीज है, ये दोनों ने बोला था कि अपने अपने व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में हम व्यापार करने नहीं देंगे, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इसीलिए वो अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर नहीं करेंगे। यह भी आर्थिक रूप से संधि में जोड़ा गया था। मीर जाफर जो कि नवाब थे, अभी बेचारे नहीं हैं, ससुर जी मीर कासिम के, उनके लिए 1500 रुपए हर साल पेंशन दी गई कि भाई इनको पेंशन मिलेगा, आदमी जीवित तो रहे। और मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार में मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया 1763 में। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये आपको समझने वाली बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्लियर है कि मीर कासिम को धीरे धीरे पता चलने लगा कि अगर मैं मुर्शिदाबाद में रहा तो अंग्रेज तो हमें लूट लेंगे, अब हमें अगर बचना है तो मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व कलकत्ता पास में है, अंग्रेज यहां प्रभावशाली हैं। मैं अगर अपनी राजधानी को कहीं और शिफ्ट कर लूं, जिनका वो प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर स्थानांतरित किया जो बिहार में था, और यह काफी दूर हो गए ब्रिटिश से।
ब्रिटिश को भी भनक लगी गई थी कि अगला आदमी जो है नाराज हो चुका है। मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मनाने की जगह बात बिगड़ती गई, क्योंकि इनके और ब्रिटिश के बीच में बक्सर के युद्ध के पहले भी बहुत से युद्ध हुए, खासकर 3 युद्ध, ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 4 युद्ध हुए थे। हाँ, 4 युद्ध हुए थे, जिसमें 1763 में मीर कासिम एवं अंग्रेज के मध्य 4 युद्ध हुए। सबसे पहला जो युद्ध हुआ, जिसे हम पटना में हुआ था, पटना में अटैक हुआ, तो ये जून 1763 की बात है। दूसरा युद्ध जो हुआ कटवा बर्दवान में है, वहां पे हुआ कटवा बर्दवान का युद्ध, ठीक है, हाँ, बर्दवान का युद्ध। ये हुआ करीब जुलाई 1763 में। उसके बाद फिर ये टा है बेटा कटवा, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध जो हुआ वो घिरिया का युद्ध हुआ बच्चों, और जो घिरिया का युद्ध हुआ ये अगस्त, ठीक है, अगस्त में हुआ था 1763 में। फिर चौथा युद्ध हुआ उधौनला का युद्ध, ठीक है, उधौनला का युद्ध। ये युद्ध हुआ था, अगस्त हुआ सितंबर 1763 को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 4 युद्ध बक्सर के युद्ध के पहले अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हो चुके थे। रिश्ते इतने खराब हो गए थे। फिर क्या था, कहानी ने मोड़ लिया, और मोड़ कुछ इस प्रकार से लिया कहानी ने बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानी ने मोड़ कुछ इस प्रकार से लिया कि बक्सर का युद्ध देकर गई। अब जब नहीं माने तो फिर इन्होंने अपनी संयुक्त सेना तैयार की हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे अब इनके बीच में युद्ध होने वाला है, ठीक है, हाँ, यहां पे होगा युद्ध। यहां पे है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है बहुत से युद्ध जीता हुआ व्यक्ति, एक्सपीरियंस है इसके पास में, अनुभव है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना, मतलब ब्रिटिश जो सेना थी, क्लियर है, हाँ, उसका नेतृत्व कर रहा था। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। 3 लोग, इनकी संयुक्त सेना। अब ये 3 लोगों की संयुक्त सेना, युद्ध हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना। हुआ कैसे कि जब ये हेक्टर मुनरो अपनी पूरी सेना के साथ तैयार हुआ तो मीर कासिम को लगा कि अब अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे भी मदद चाहिए। तब इनको मालूम था सुजाउद्दौला भी ब्रिटिश से काफी नाराज हैं, जो कि काफी प्रभावशाली योद्धा भी थे, खुद में योद्धा थे। ये सुजाउद्दौला के पास आए मदद मांगने। सुजाउद्दौला उस समय इलाहाबाद में थे, अवध में उस समय इलाहाबाद में थे। जब ये पहुंचे वहां पे तो ये पहुंचे उनके गार्डन में, बोले नवाब बंगाल मीर कासिम पधार रहे हैं। तो मीर कासिम गए, मीर कासिम के सामने सुजाउद्दौला बैठा था। तुरंत सुजाउद्दौला को देखते बिल्कुल भाई साहब आंखें नम हो गई। बोले अब तो भैया तुम ही मदद कर सकते हो भाईजान, अब तुम ही बचा लो। भाईजान धीरे धीरे इशारा कर रहे कि इधर तो देख। तो बोले क्या, इधर तो देख। बोले आप ऐसा इधर क्यों इशारा कर रहे हो, कौन है इधर? देखा भाई साहब गार्डन में सोफे पे अंगूर खा रहा है भाई साहब हमारा कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भाई साहब वो इलाहाबाद में थे और उस समय इलाहाबाद में ही रहते थे, उनको इलाहाबाद बहुत पसंद था, ठीक है। और भागे भागे घूम रहे थे खुद के सेनापति से, मतलब खुद के वजीर से भागे भागे घूम रहे थे, सॉरी वजीर से, और या इलाहाबाद में विश्राम करते थे। अब जैसे ही मीर कासिम ने देखा इनको तो मीर कासिम को लगा कि भाई साहब मान लो कि बिल्कुल पुराना
प्यार मिल गया हो। इतनी खुशी, मतलब खुशी मतलब तुम समझ नहीं सकते, बर्दाश्त करने से बाहर की खुशी है। मीर कासिम ने बोला अरे अरे आप, मतलब स्पीचलेस, आवाज ही नहीं निकली, तो पैर पे गिर गया, भैया मामला ये हो गया। बोला कि मुगल बादशाह मिल गई, इतने बड़े मुगल बादशाह, समझ रहे हो। अब ये भूल गया बेचारा कि उस नाम का मुगल बादशाह खुद के वजीर से भागा भागा घूम रहा है। तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, तीनों ने संयुक्त सेना चली आगे युद्ध की ओर। हेक्टर मुनरो ने इनके कुछ सेनापतियों को पहले अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध होता है, मीर कासिम की हत्या हो जाती है, शुजाउद्दौला बाद में सरेंडर करते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं, और शाह आलम बोलते भाई हम तो चले, तुरंत गंगा नदी छलांग मारी, निकल लिए, ये तो मुगल बादशाह है। अब कहानी में दोबारा एंट्री होगी रॉबर्ट क्लाइव की, तो बने रहिएगा, आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी कंपनी ने एक शाही फरमान द्वारा पारगमन, बकाया टोल का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर में, ठीक है, अवध के नवाब ये अलग है, शाह आलम द्वितीय अलग है, 3 लोग, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति बना दिया था, क्योंकि इस बार इन्होंने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था। और उसके बाद ये पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को लेकर दावेदार बन गए थे। इसी युद्ध के बाद में मीर जाफर, जो 1763 में, मीर जाफर को याद रखिएगा, एक और चीज जो हम लोग भूल गए, जब मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर गया और जब संबंध खराब हुए तो मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया 1763 में। उसने अपनी सेना के रख रखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव के जिलों को अंग्रेजों को सौंपने पर सहमत हो गया। ये जिले उसने अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है, सेना के रख रखाव के लिए, ठीक है, हाँ, मतलब, और उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीर जाफर की एंट्री दोबारा हो जाती है 1763 में। मीर कासिम वहां जाता है, युद्ध होता है, उसकी हत्या हो जाती है, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो इतिहास का पन्ना है वो फिर पलट रहा है, समय फिर बीत रहा है, और इतिहास अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है, क्योंकि पिक्चर में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है रॉबर्ट क्लाइव की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव की इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन की। अगस्त में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए, एक अवध के नवाब के साथ, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ। अब शाह आलम से इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मांगी, 26 लाख रुपए देने की बात कही, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र देने की बात कही। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी मतलब जहां से राजस्व वसूला जाता है, राजस्व अधिकार, ताकि टैक्स वसूल सके इन तीन इलाकों से। साथ में 26 लाख रुपए देगा, और साथ में इलाहाबाद और करा का क्षेत्र देगा। शुजाउद्दौला जो कि सरेंडर कर चुके, जो शुजाउद्दौला से संधि हुई, शुजाउद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव ने 50 लाख रुपए, इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र मांगा, और बोला उसके बाद ही तुम्हें छोड़ेंगे। दूसरा कि तुम बसंत सिंह को, ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद, कड़ा और बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप देना। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए, जिसमें से 26 लाख इन्होंने शाह आलम को दे दिए, और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर का पूरा कब्जा दे दिया। ठीक है, तो बलवंत सिंह जो जमींदार थे बनारस के, ठीक है, हाँ, और आगे चल के यहीं पे ये कंपनी जो थी, मतलब अवध जो था, इसने कंपनी की सेना को अपने यहां रखना भी स्वीकार कर लिया, जिसे हम सहायक संधि प्रणाली का अनऑफिशियल फेज कहते हैं, वेलेजली के आने के पहले। क्लियर है? हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की, अब याद समझेंगे, ये एक चरण खत्म हुआ जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। आपको समझ में आ गया होगा शाह आलम के साथ क्या हुआ था। ठीक है, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे मैं उनके लिए लिख दे रहा हूं। पहली बात 26 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी बात बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 26 लाख रुपए शाह आलम को मिलेंगे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों की दीवानी, ठीक है, हाँ, दीवानी मिलेगी, और 26 लाख रुपए की बात हुई। मतलब ये 2 मुख्य चीजें थी जो उनके साथ में घटित होती हैं। क्लियर है? और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने
चालाकी करके बहुत सारे क्षेत्रों की दीवानी अपने कब्जे में कर लिया और 50 लाख रुपए लेके केवल 26 लाख का भुगतान किया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, यानी बंगाल में कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। अब जरा समझिएगा, मीर जाफर की 1765 में डेथ हो जाती है, ठीक है। उसका बेटा जो है वो बनता है नवाब। उसके बेटे से कंपनी, जरा समझिएगा, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण भी काफी है। अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैं हटा देता हूं पहले तो, ताकि आपको मैं क्लियर बता पाऊं। देखिए, एक जो नवाब होता है बच्चों, उसकी दो शक्तियां होती हैं, ठीक है। एक शक्ति जिसे हम कहते हैं निजामत, और एक शक्ति जिसे हम कहते हैं दीवानी, ठीक है। निजामत जो है ये न्याय और प्रशासन से संबंधित है, प्रशासनिक शक्ति है। और दीवानी जो कि राजस्व मतलब कर संग्रह से है, जहां से आय प्राप्त होगा। रॉबर्ट क्लाइव में, अब जस्ट समझना, इतिहास में काफी कंफ्यूजन है। रॉबर्ट क्लाइव ने ये दोनों शक्ति अपने पास रखी, लेकिन निजामत में कार्य करने का अधिकार नवाब को दे दिया, मीर जाफर के बेटे को। जी, अगर आपने देखा हो तो निजामत मीर जाफर का बेटा, मतलब निजामत नवाब संभालेगा, दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, लेकिन निजामत केवल संभालेगा, निजामत पे नियंत्रण अभी भी है किसका? क्लाइव का, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये दोनों चीजें जो थी ना, ये दोनों पावर रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गई थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, ठीक है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के पास में दोनों पावर आ गई थी, दोनों शक्ति आ गई थी। लेकिन कभी भी रॉबर्ट क्लाइव ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रशासन में नहीं किया। अब क्यों नहीं किया प्रत्यक्ष हस्तक्षेप? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं हस्तक्षेप करूंगा तो बंगाल में एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है, और जिसे अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जनता विद्रोह पे आ सकती है। और अगर ये बात क्राउन को पता चलता है, क्राउन मतलब जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं शाही परिवार, उन्हें पता चलता है, तो वह भी धीरे धीरे इधर भारत की ओर क्या करेंगे? अग्रसर होंगे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके अन्य अधिकारियों को जो भावी लाभ है वह लाभ छीन सकते हैं। इसीलिए इसने अपने पास अधिकार होते हुए निजामत की सारे कार्य को नवाब को सौंप दिया था। लेकिन अभी भी उसके पास में हथियार था, नवाब बस अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप में बैठकर काम कर रहा था। कठपुतली, पपेट रूलर जिसे कहते हैं, कठपुतली शासक, ठीक है। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिख रहा था, निजामत नवाब के द्वारा और दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो एक ही बंगाल के दो बाप हो गए, मतलब एक ही बंगाल में दो लोग हो गए जो बंगाल के कार्य को संभाल रहे थे, निजामत को और दीवानी को। और ये द्वैध शासन जो था 1772 तक चला। 1772 में वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर बनता है तो वह इसे समाप्त कर देता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग मैसूर चलते हैं। अब भाई हमने कर्नाटक का युद्ध देख ही लिया, पलासी की जीत देख ही ली, अब इंतजार है हम लोगों का मैसूर में। अब बच्चों, मैसूर में ऐसा क्या हुआ था या मैसूर में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको मैप बना के हाईलाइट करके बताना चाहूंगा कि मैसूर का क्षेत्र है कहां वास्तविकता में। तो बच्चों, ये अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो ये आपका पूरा मराठा क्षेत्र, राजपूतों क्षेत्र में भी था, लेकिन अभी मैं कल दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। यहां तक मराठा थे, यहां से ऐसे मैसूर था, ये त्रावणकोर था। तो मैं इसको नाम लिख सकता हूं मैसूर। ये जो क्षेत्र है त्रावणकोर, ये जो क्षेत्र है यहां पे मद्रास, ये जो क्षेत्र यहां पे है पेशवा मतलब मराठा,
ब्रैकेट में लिख दूं मराठा आपके समझने के लिए। और ये जो क्षेत्र यहां पे ऐसे करके है, ठीक है, ये क्षेत्र है हैदराबाद। अब अगर आप देखेंगे मैसूर के 3 करीबी हैं सबसे पावरफुल, क्योंकि ट्रावनकोर जो था, ठीक है, हाँ, वो ब्रिटिश की सुरक्षा के, अंग्रेजों की सुरक्षा के तहत, अंग्रेजों द्वारा संरक्षित, ठीक है बच्चों, ये अंग्रेजों द्वारा संरक्षित था, तो इनको छोड़ दो। मद्रास में अंग्रेज थे, तो मद्रास, हैदराबाद और पेशवा मराठा, ये तीनों सबसे करीबी थे किसके? मैसूर के। और मैसूर के हैदराबाद के बीच में युद्ध हुआ करते थे, मैसूर और मराठा के बीच में हुआ करते थे, लेकिन मद्रास में ब्रिटिश थे, अंग्रेज, और अंग्रेजों के कुछ क्षेत्रों में, अंग्रेज के ये जो क्षेत्र थे दक्षिण भारत में, इनको लेकर, कर्नाटक का क्षेत्र था, और मैसूर को क्षेत्रों को लेकर विवाद थे, जिससे मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर हो, ये कभी भी लड़ सकते हैं, कुछ ऐसा ही मामला था इनके बीच में, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर, क्लियर है? जी हां, बहुत सेंसिटिव जोन था ये, कभी भी कुछ भी हो सकता था। उसी को लेकर आप देखेंगे इतिहास में 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ, ठीक है। हाँ, इस समय हैरी वेरलास्ट जो थे गवर्नर थे, ठीक है, हैरी वेरलास्ट इस समय गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर जब हुआ, वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे, इस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस गवर्नर था, पूछ लिया जाता है ना बेटा, हाँ, कॉर्नवालिस गवर्नर था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर था वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। अभी मैं आगे इसके बारे में एक एक बात की चर्चा करूंगा, पहले फैक्ट देख ले। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था? हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और साथ में इसका बेटा टीपू सुल्तान भी था, ठीक है। अब टीपू सुल्तान क्यों? हैदर अली की 1782 में डेथ हो गई थी, कैंसर था उन्हें, इसीलिए उसके बाद में 2 साल तक युद्ध का नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। अब तृतीय में आपको मालूम है केवल एक ही बचेंगे, कौन? टीपू सुल्तान। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के इस युद्ध में डेथ भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का अंत हो जाता है। तो जब यहां अंत हो गया तो यहां तो कोई संधि होगी नहीं, लेकिन इन 3 जगहों पे संधि हुई थी, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एमएमएस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, 3 संधि हुई थी। पहले युद्ध में संधि हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे में हुई थी मंगलौर की संधि, और तीसरे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। एमएमएस, ये 3 संधियां हुई, चौथे में हत्या ही हो गई, तो कोई संधि नहीं थी, ठीक है। वडियार शासकों के साथ में उस समय था, उस पर चर्चा करेंगे। ये था आपका एक संक्षिप्त परिचय। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो मैसूर क्षेत्र है, ये तो जिनके अधीन में था वो तो वडियार वंश थे, जी हां, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैदर अली का एक ड्रामेटिक, कहते हैं ना कि नाटकीय रूप से उदय हुआ। कैसा उदय हुआ उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक थे वडियार वंश के राजा, ठीक है। वडियार वंश काफी कमजोर था, कभी भी हैदराबाद अटैक करता था, कभी भी पेशवा अटैक करते थे, मराठा अटैक करते थे, और मैसूर के लोगों को लूटा जाता था। और मैसूर के लोगों के अंदर अपने कमजोर राजा के प्रति एक गलत छवि भी बन गई थी कि हमारा शासक जब कमजोर है तो हमें तो लोग लूटेंगे ही, ठीक है। लेकिन हैदर अली धीरे धीरे उभरा, उसने पेशवा और हैदराबाद को चुनौती दी, हैदराबाद के नवाब को,
उस चुनौती देने के कारण मैसूर के लोगों में यह काफी प्रसिद्ध हुआ और मैसूर के लोग ने हैदर अली को अपना एक खुद के द्वारा चुना शासक, जिसे हम वास्तविक शासक का नाम दे सकते हैं, और यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ और इसने डिंडीगुल में हथियारों का कारखाना भी लगाया। तो आप देख सकते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश है ये। जब मैसूर के लोग, केजीएफ मूवी देखिए पार्ट 1, जब वो इंटर करता है, जब वो मारता है उसको विलेन को, तो अचानक से उनके लोगों के लिए क्या बन जाता है कि भाई तुम ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। उसी प्रकार से ये है, जब मैसूर के लोगों का समय समय पर आए दिन हैदराबाद और पेशवा मतलब मराठा के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा लूटा जाता था, तब वह अपने वडियार कमजोर शासक के लिए कहीं ना कहीं एक मतलब कमजोर शासक होने की क्षतिपूर्ति करते थे। मान लीजिए कि मतलब भुगतते थे कि हमारा शासक इतना कमजोर है कि कोई भी राज्य कभी भी अटैक कर देता है। उसी मध्य में जब हैदर अली राइज किया, उदय हुआ हैदर अली का, जब हैदर अली बहुत ताकतवर था जिससे बाद में अटैक होने कम हो गए, इसने चुनौती दी, तो लोगों ने इसे अपना वास्तविक शासक मान लिया, जिसे कहते हैं डी फैक्टो रूलर। और हैदर अली ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए डिंडीगुल में हथियार के कारखानों की भी स्थापना करवाई। अब पिक्चर तो सब कुछ क्लियर है कि हैदर अली आ गया है, सब कुछ है पिक्चर में, सब कुछ क्लियर आ भी रहा है, समझ भी आ रहा होगा आपको एक स्टोरी के रूप में। लेकिन आपको मालूम है मद्रास जो है ये वाला इलाका और ये मैसूर का इलाका, ये दोनों काफी करीब है। अब क्या हुआ कि प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे कारण भी इनकी करीबी बनी। जैसे कि लिखा है दोस्तों से निकटता, ये भी बहुत खराब चीज है। दोस्ती अगर बहुत पास में रहो तो दुश्मनी में बदल जाती है। मैंने कई बार देखा है या आपने भी महसूस किया होगा, काफी करीब दोस्त है, बहुत दूर दूर में है तो बहुत अच्छी बनेगी, करीब आगे तो और बनेगी, लेकिन कुछ समय तक, कुछ समय बाद उसमें दुश्मनी हो ही जाती है। खैर ये नहीं कहता हमेशा हो जाती है, कभी कभी तो देखने को मिलती है। ये करीबी दोस्त थे जो आपस में अपने संसाधनों, अपने क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, और इन्हीं की जो इनकी गंभीरता थी अपने क्षेत्रों को लोग लेकर, वह एक दूसरे के खिलाफ में कहीं ना कहीं इनको लाकर खड़ा भी कर देती थी। फिर क्या हुआ, कर्नाटक के साथ मैसूर प्रादेशिक सीमा विवाद। अब मैसूर और कर्नाटक के बीच में एक प्रादेशिक सीमा विवाद, मतलब दोनों के क्षेत्रों का विवाद था, और कर्नाटक में उस समय अंग्रेज थे। मैसूर में हैदर अली, ठीक है, हैदर अली का उदय हुआ, बात आग की तरह फैल गई। हैदराबाद के नवाब ने तुरंत ब्रिटिश को कान भर दिया, बोला देख रहे हो अब वडियार वाले नहीं हैं, हैदर अली आ गया है, और हैदर अली इतना ताकतवर है कि तुम्हारा इलाका पहले कब्जा करेगा, हम लोग तो बड़े बड़े हैं बाद में जाएंगे, तुम तो पहले जाओगे। भाई साहब, ब्रिटिश जो कभी युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, अचानक से, मतलब हैदर अली से खासकर नहीं, अचानक से उन्होंने बोला है हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। एक ही बात को कई बार बोला जाए तो सच न लगने लगती, यही हैदराबाद ने किया था। तो हैदराबाद ने क्या किया, अंग्रेजों ने हैदराबाद से क्या कहा कि तुम हम तीनों मिलकर एक अलायंस बना लेते, ना गुट बना लेते, और जब हम तीनों का गुट हो जाएगा तो हम अपने अपने प्रकार से चीजें करेंगे। बोले तो बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, हम तीनों मिलकर और हैदर अली को हरा देंगे, अपने अपने प्रकार से चीजें, मतलब हैदर अली को हरा देंगे। और हैदर अली के खिलाफ में 3 गुट बनाए गए। अब 3 गुट में आपको मालूम है अंग्रेज, ठीक है, प्लस अंग्रेज के साथ में आपके पेशवा मराठा, और मराठा के साथ हैदराबाद के नवाब। अच्छा, ये तीनों एक साथ, यहां पे क्या है, यहां पे है हैदर अली, क्लियर है, यहां पे हैदर अली है। चलो हैदर अली है, अब ये जो हैदर अली है ये इधर है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना था। हैदर अली को बात पता चली, अंग्रेज आकर खड़े हो गए भाई साहब युद्ध करने के लिए, हैदर अली भी यहां पे खड़ा हो चुका है। अब क्या हुआ, हैदर अली ने अपनी कूटनीति से पेशवा को और हैदराबाद के नवाब को लालच दिया
कि तुम युद्ध में मत आओ, हम तुम्हें ये लाभ दे देंगे। और इस प्रकार से जब युद्ध लड़ने गए तो अंग्रेज अकेले पहुंचे। हैदर अली गब्बर की तरह घूम रहा था। कहा कहाँ? बोले आए हैं युद्ध करने, हमारे दो और आ रहे हैं, तुम देखना तुमको यही धूल चटा देंगे। बोले अच्छा कहाँ है तुम्हारे दो? आधा घंटा इंतजार, 1 घंटा इंतजार, कर लो इंतजार, कोई नहीं आने वाला है। भाई साहब हैदर अली ने इनकी सेवा कर दी, धुल दिया इनको कस के, गोरों को और गोरा कर दिया। देख रहे हैं आप, हैदराबाद के निजाम के उकसाए जाने पर अंग्रेजों ने हैदर अली को अपने अधीन करने का फैसला किया। हैदर अली के खिलाफ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बना, लेकिन हैदर अली ने गठबंधन को तोड़ने में सफल रहा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। मद्रास की संधि हुई। अंग्रेजों ने बोला भाई साहब अब जो आप बोलो वो मानेंगे, चलो संधि कर लेते। तो मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में 2 चीजों पे विचार हुए। पहला, पारस्परिक रक्षात्मक गठबंधन होगा हमारे मध्य। दूसरा, एक दूसरे प्रदेशों की पारस्परिक बहाली, मतलब हम दोनों आपस में, ठीक है, एक रक्षात्मक गठबंधन लेकर चलेंगे। मतलब अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम धीरे चिल्लाओगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुरंत भाई भाई हैं अपन, बस तुम टेंशन मत लो मेरे यार। अच्छा, दूसरा, एक दूसरे प्रदेशों की पारस्परिक बहाली, और हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपनी सीमा का मामला जो है वो ऐसे रहने देते, दोनों मिलके भाई की तरह रहेंगे। बोले अरे बहुत अच्छी बात है, क्या बात है? हैदर अली ने बोला अच्छा ठीक है, दिमाग आ गया? बोले हाँ आ गया। बोले ठीक है जाओ। इस प्रकार से पहले जो युद्ध है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, यह समाप्त होता है। अब जो दूसरा युद्ध है, ठीक है, वो दूसरा युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 के मध्य में हुआ। अब इसका कारण क्या था? 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया। देख रहे हो, जिनने अभी कभी बोला था कि तुम भाई बोलना, भाई दौड़ा दौड़ा आएगा, ये भाई भाई चिल्लाते रह गए, दम टूट गया, भाई ना आया। हैदर अली को लगा कि अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को सहायता प्रदान नहीं की, और हैदर अली को लगा ये तो मद्रास की संधि का उल्लंघन है। जो मद्रास की संधि में बात हुआ था कि हम साथ साथ है, भाई भाई तुम आए नहीं, इन्होंने बहुत हेल्प मांगी, ये नहीं आए, लेकिन एक लोग हेल्प करने पहुंच गए, हाँ फ्रेंच। इन्होंने हैदर अली की समय पे मदद की, जितनी भी कर पाए की। अंग्रेज उस समय इनके करीब नहीं आ पाए, मतलब मदद करने नहीं आए, करीब क्या मदद करने नहीं आए। 1780 में अंग्रेजों ने माहे वो बंदरगाह है जो हैदर अली ने फ्रेंच के सपोर्ट को पाकर खुश होकर फ्रांसीसियों को दिया था, ठीक है, फ्रांसीसियों को। हैदर अली द्वारा आवंटित फ्रांसीसी बंदरगाह था पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध शुरू हुआ। अब देखो युद्ध क्यों शुरू हुआ ये आप देख रहे हो। जब 1771 में मराठों ने अटैक किया तो फिर मद्रास की संधि के अनुसार ब्रिटिश को हेल्प करने जाना था, लेकिन खबर पहुंचाने पे भी वो नहीं आए। पहला धोखा, मद्रास की संधि का धोखा। दूसरा, फ्रेंच जो मदद किए तो इस फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दिया, माहे नाम का बंदरगाह हैदर अली ने, जिससे अंग्रेज नाराज थे, उन्होंने माहे को कब्जा करना चाहा। तो हैदर अली ने बोला वाह वाह, हमारी जब मदद करनी थी तब तो तुम आए नहीं, और जिसको हमने हमारे क्षेत्र में जिसको बंदरगाह दिया वहां पे तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो, रुको बताता हूं तुमको। फिर गुट तैयार हुआ। इस बार भी अंग्रेजों ने अपने तीनों गुट बना लिए, ठीक है। 3 गुट मतलब अगर आप देखेंगे तो हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया, फिर से इनको अपनी ओर ले आए। अंग्रेज अकेले हो गए, अंग्रेज पे अटैक किया। युद्ध के दौरान ही पोर्टो नोवो में हैदर अली पराजित होता है, याद रखेंगे। हैदर अली 1781 में पराजित हुआ था, हमेशा जीतेगा नहीं, पराजित होगा पोर्टो नोवो के युद्ध में, और अगले साल ही कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, कैंसर से मृत्यु होगी। और टीपू ने युद्ध जारी रखा और फिर से यह बराबरी पर समाप्त हुआ। इस बार दोनों में कोई मामले रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। टीपू सुल्तान ने बोला देखो रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, क्या करे? तो बोले आ जाओ सुलह कर लेते। बोले हाँ तुम्हारा भी लॉस होगा हमारा भी, लेकिन संधि में भारी टीपू सुल्तान ही रहा। टीपू सुल्तान ने अपनी शर्तों को ब्रिटिश के ऊपर थोपा था। इस तरीके से अगर हम संधि को पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि उस समय पावर में तो टीपू सुल्तान ही था। इनके बीच में एक संधि हुई, मंगलौर की संधि। इसमें ब्रिटिश श्रीरंगपट्टनम को टीपू को बहाल कर देंगे, मतलब टीपू को उसका किला श्रीरंगपट्टनम वापस कर देंगे, और टीपू बदनौर का किला जो है
ठीक है, इसे हम बदनौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या अंग्रेजों को वापस दे देगा। तो दोनों एक दूसरे के किले को वापस देंगे और शांति बनाए रखेंगे। बोले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को यहां पे घेर लिया था। तो ब्रिटिश ने बोला देखो जो भी हुआ मैं बहुत दुखित हूं, आपके पिताजी अब्बा जान अब नहीं रहे, लेकिन मैं आपके साथ हूं और हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे मतलब बहुत करीबी मित्र हो गए हो, ठीक है, हाँ बहुत करीबी मित्र हो गए हो, आप समझ नहीं सकते हो। मैं तो भाई साहब भाव विभोर हो गया हूं, आपके पिता भी नहीं है, हमारे उनके बीच में युद्ध होता था, लेकिन बहुत महान आदमी थे। जाने के बाद तो आदमी कहता ही है, सब कुछ हुआ। टीपू सुल्तान को लगा कि अब ब्रिटिश से हमारी काफी दोस्ती हो गई है। टीपू सुल्तान लाइक वेरी हैप्पी, बोले अरे यार बहुत अच्छी बात है। अब देखो तृतीय विश्व युद्ध कह रहा हूं मैं, मैसूर युद्ध, उसका एक कारण निकला। कारण क्या निकला? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 92 के बीच में हुआ। कारण क्या था? अब ये कारण मत पहनो, मतलब मैं पहनो कह रहा हूं, मत पढ़ो। एक चीज खास बताता हूं, ये मैं पहनो शब्द क्यों निकला उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया था भारत। कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों की एक सूची जो थी वो देता है, कॉर्नवालिस किसको? अपने मित्रों की सूची देता है निजाम को, हैदराबाद के निजाम। और उसमें यह बोला जाता है कि निजाम, ये हमारे दोस्तों की लिस्ट है, इस लिस्ट के माध्यम से ये हमारे मित्र हैं, इनको बुलाइए, हम लोग पार्टी करेंगे, दक्षिण भारत में हम सबसे मिलना चाहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। टीपू सुल्तान को खबर आई कि लिस्ट आई है, सबको बुलाएंगे, ब्रिटिश बुलाएंगे। कॉर्नवालिस आए हैं, बहुत कॉर्नवालिस का बहुत नाम भी था, क्योंकि बेचारे धोए गए थे अमेरिका में, अमेरिका की क्रांति में इनको बहुत मारा था लोगों ने, उसी की सजा के रूप में यहाँ आए थे। तो भाई साहब टीपू सुल्तान ने बोला कपड़े को लॉन्ड्री में दिया जाए, बढ़िया धुलवाया जाए, कपड़े को बिल्कुल बढ़िया क्रीज वगैरह मरवाई जाए, बिल्कुल बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, बिल्कुल धुल दिया जाए और बाहर विदेश की लॉन्ड्री में धुलवाया जाए। अरे भाई साहब कपड़ा अपड़ा सब तैयार था। टीपू सुल्तान बोला लिस्ट अभी आएगी आएगी आएगी। पता चला लिस्ट में टीपू सुल्तान का नाम ही नहीं था। टीपू सुल्तान के बेचारे कपड़े सामने टंगे रह गए, बेचारा पहन नहीं पाया, नाराज तो खूब था। इसी बीच में उसे बस एक रीजन चाहिए था, एक कारण चाहिए था, भाई कुछ तो कारण हो। कारण क्या निकला? 2 बंदरगाह जो डच द्वारा थे, मतलब डचों के 2 बंदरगाह जो थे, उस बंदरगाहों को ट्रावनकोर के शासक ने खरीद लिया, ट्रावनकोर के अधीन में आ गए। और ट्रावनकोर के शासक ने जब इसे खरीदा तो सबको मालूम था कि ट्रावनकोर अंग्रेजों के संरक्षण में, जो कि मैंने अभी आपको बताया प्रोटेक्शन में। अब टीपू सुल्तान ने बोला भाई तुमने बंदरगाह क्यों खरीदा? भाई साहब डचों का बंदरगाह है, इनने खरीद लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई साहब वो पार्टी में नाम नहीं था, लिस्ट में नाम। बोले तुमने क्यों खरीदा? भाई साहब युद्ध शुरू हो गया। ट्रावनकोर जो था वो अंग्रेजों के संरक्षण में आता था, इसलिए युद्ध में अंग्रेजों को आना ही पड़ा। अब यह युद्ध शुरू हुआ। कॉर्नवालिस ने इस बार मराठों और निजाम को अपनी साइड कर लिया, मतलब जो काम हैदर अली करता था वो इस बार कॉर्नवालिस ने कर लिया। युद्ध में टीपू की हार हुई क्योंकि ये दोनों उस साइड पहुंच गए, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई क्योंकि टीपू ने जो युद्ध का तरीका अपनाया वो अंग्रेजों का अपनाया। अब यूरोपीय पद्धति में यूरोपीय ही ताकतवर होंगे, आप उनको नहीं हरा सकते। इन्होंने अपने पिता की सारी पद्धति को, चाहे वो डिप्लोमेसी करते थे, मतलब वो चालाकी से इन दोनों को तोड़ लेते थे अपनी साइड, चाहे वो गोरिल्ला वॉर करते थे, टीपू ने कोई फॉलो नहीं किया। यूरोपीय पद्धति पे यूरोपियों को हराना मान लो कि स्वप्न देखने के बराबर है। और यही हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई यहां पर, और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इनको टीपू हार गए थे। मराठों को तुंगभद्रा के साथ का क्षेत्र मिला, तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र। निजाम को कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र मिला, और 3 करोड़ रुपए से अधिक का युद्ध की क्षतिपूर्ति अंग्रेज ले गए। और जब तक ये पैसा नहीं दोगे तब तक उनके 2 बेटों को बंधक के रूप में रखा टीपू के, कि जब ये पैसा मिल जाएगा तो आपके दोनों बेटे हम छोड़ देंगे। भाई साहब कॉर्नवालिस ने यहां पे एक स्टेटमेंट बोला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कई स्टेट पीसेस में भी आए हैं, कई जगह पूछा गया है।
कॉर्नवालिस ने बोला कि हमने अपने मित्रों को, ठीक है, ताकतवर या शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को पराजित कर दिया। देख रहे हैं, जिन दो लोगों की मदद से यह युद्ध जीता मराठा और निजाम, इन दोनों को केवल इनको तुंगभद्रा के पास को कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र, जहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था और बहुत लाभ नहीं था। जो लाभ वाले क्षेत्र थे, बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार, जहां मसालों का खूब ज्यादा उत्पादन होता था, ये सभी क्षेत्र ये इन्होंने अपने पास रखे। इस प्रकार से कॉर्नवालिस की डिप्लोमेसी कामयाब हुई और दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान हार जाता है और टीपू सुल्तान के क्षेत्र का आधे से ज्यादा भाग अंग्रेजों के पास जा चुका था। अब युद्ध की शुरुआत होती है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसके पीछे एक कारण क्या था बच्चों? इसके पीछे एक अहम कारण है। वो अहम कारण क्या है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। काफी महत्वपूर्ण कारण है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। कारण ये वेलेजली है बेटा, ठीक है। हाँ, वेलेजली नए गवर्नर जनरल बने। उन्होंने टीपू सुल्तान से बोला कि तुम सहायक संधि या सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लो, मजबूर किया कि स्वीकार करो। अब सहायक संधि प्रणाली क्या थी? इसमें जो भी व्यक्ति इसको स्वीकार करता था वो अपने एक आर्मी रखता था ब्रिटिश की, उसका खर्चा उठाता था, और अगर किसी तीसरे ने अटैक किया उस राज्य पे तो ब्रिटिश उनकी मदद करते थे। इस प्रकार से इन्होंने साबका और उनकी विदेश नीति को वो अपने पास रखते थे। एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था। मान लीजिए कि मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ ने सब्सिडारी अलायंस सहायक संधि प्रणाली स्वीकार की, तो सहायक संधि प्रणाली अगर लखनऊ ने स्वीकार की तो लखनऊ में एक रेजिडेंट आएगा। अब लखनऊ का नवाब बिना उससे पूछे किसी भी विदेशी के साथ में ना दोस्ती कर सकता है ना दुश्मनी, ना किसी पास के क्षेत्रों में अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, ना तो किसी यूरोपियों को अपने यहां नौकरी पर रख सकता है। विदेश नीति पूरी शिफ्ट हो जाएगी अंग्रेजों के पास में, खासकर रेजिडेंट के हाथ में। एक आर्मी रखी जाएगी, एक आर्मी का खर्चा वो नवाब उठाएगा जिस राज्य में रेजिडेंसी स्थापित की गई है, और अगर वह मेंटेनेंस उसका खर्चा नहीं उठा पाता है तो उसके राज्य का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाएगा। यह भी क्लॉज था सहायक संधि प्रणाली में। इसके माध्यम से लॉर्ड वेलेजली ने बहुत से क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया था, और वहां पे जो छोटी छोटी सेनाएं तैयार हुई, यही सेना 1857 की क्रांति में ब्रिटिश की मदद करेगी। तो वेलेजली ने जो अभी किया उसका फायदा इनको क्रांति के समय होगा, ठीक है। लेकिन हम यहां पे देखेंगे कि वेलेजली ने नए गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान पर सहायक गठबंधन को मजबूर करना शुरू कर दिया कि भाई स्वीकार करो। उसने इनकार किया, और इनकार किया तो इसी बीच उसने अपने राजदूत को फ्रांस, टर्की, ठीक है, वेलेजली ने बोला कि भाई ये अपने राजदूतों को फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान सब जगह भेज रहे हैं, इसलिए अब हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं, फ्रांसीसियों से, ठीक है। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी इन्होंने, तो अब मैं मजबूर उनके ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए वेलेजली ने मैसूर पर हमला किया। युद्ध में टीपू हारा और हारने के साथ में टीपू की मृत्यु हो गई, मारा भी गया। अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और शेष क्षेत्र मैसूर के वडियार डायनेस्टी, वडियार वंश को दे दिया, ठीक है। वडियार के नाबालिग राजा मतलब कृष्ण राजा जो थे, ठीक है, उनको दे दिया। वो मैसूर के शासक के रूप में उनको उनकी घोषणा हो गई। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े साम्राज्य, एक बहुत बड़े कहते हैं कि क्षेत्र दक्षिण भारत में मैसूर जो था वह इनके अधीन आ गया। चाहे प्रत्यक्ष हो बात, चाहे अप्रत्यक्ष हो बात, तो हो ही गई थी, ये तो अधीन आ ही गए थे। इस प्रकार से देखते हैं कि इतिहास का एक और जो कहते हैं कि कहानी है या एक और पन्ना जो है वो समाप्त होता है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं इतिहास के अगले दौर में। अगला दौर जो है वो आंग्ल मराठा संघर्ष है। तो अब यहां से हम लोग आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं।